In today's lecture of current electricity, we will study the concept of electrical energy, electrical power and heating effect due to electric current. So first of all, what is electrical energy? It is nothing but the work done by battery or cell of EMF V in maintaining a current I in the circuit for टाइम t। समझते हैं इस कंसेप्ट को। इफ सपोज एक सेल और बैटरी है, अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दी एक बैटरी, तो क्या इसमें से कोई करंट पास होता है? नहीं। ओपन सर्किट है तो करंट पास नहीं होगा। बट इफ सपोज आई एम कनेक्टिंग वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विद दिस बैटरी, मीन्स मैं एक काम करता हूँ, इस बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ। क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा, इस सर्किट में से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो मैंने आपको जब सेल का कंस्ट्रक्शन बताया था तो उस वक्त मैंने बताया था इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। एंड अब ये सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद कुछ वर्क परफॉर्म करता है, क्योंकि इसे चार्जेस को भेजना है सर्किट में से, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्जेस आर फ्लोइंग। एंड चार्जेस फ्लो होने के लिए किसी ना किसी को तो वर्क करना होगा, वही वर्क करता है ये सेल और बैटरी। तो मैंने लिख के दिया है वर्क डन बाय बैटरी। इस बैटरी, ये जो बैटरी है ये वर्क जो करती है टू मेंटेन करंट आई इन द सर्किट, मीन्स इसे इस सर्किट में आई करंट मेंटेन करना है। एंड ये कितने समय के लिए करना है? क्योंकि ज़्यादा समय के लिए हमें करंट मेंटेन करना होगा तो वर्क परफॉर्म करना होगा। देखो, अगर आपने सेल खरीद के लाया है तो अगर सर्किट कंटिन्यूअसली चालू है तो कुछ समय के बाद ये सेल काम करना बंद कर देता है। क्यों? इसके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। एंड हाँ, कुछ बच्चों के मुझे सवाल भी आते थे कि सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्यों ड्रॉप होता? ये भी क्वेश्चन थे ना कुछ स्टूडेंट्स के। देखो, समझिए कंसेप्ट को। अगर समझो मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, चार्जेस को भेज रहा हूँ, बट जो हमारे कंडक्टिंग वायर का स्ट्रक्चर रहता है रेजिस्टेंस का थोड़ा अलग रहता है। रेजिस्टेंस इस चार्जेस को अपोज करता है, बट हमारी बैटरी वर्क करते ही जाती, चार्जेस को रेजिस्टेंस से भेजती ही जाती है। बट अपोजिशन की वजह से ऐसे होता है, वहाँ पे कोलिजन्स बढ़ते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एनर्जी है ये सारी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो दैट्स वाई ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, पोटेंशियल उस हिस्से में ड्रॉप हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली सेल वर्क करते जाएगा एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा कुछ, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट चार्ज को ही, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी डेफिनेशन, समझ में आया आपको? देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक बैटरी है जिसका EMF V है एंड इंटरनल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल R लगा दिया है मैंने। I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे बाय ओहम्स लॉ क्या पता है? बताओ हमें। V इक्वल्स टू IR, ये पता है हमें। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। दूसरा, हमें पता है कि एनर्जी ये जो लग रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज नथिंग बट वर्क डन। एनर्जी ही वर्क डन है। एंड वर्क डन के लिए फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू चार्ज, क्योंकि वोल्टेज इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। तो आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। बट मैं चार्ज, करंट एंड टाइम के बीच में एक और रिलेशन जानता हूँ, एंड द रिलेशन इज, ये सेकंड लिख लेता हूँ मैं, ये थर्ड। करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमें पता है ना।
करंट की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कैन बी रिटर्न एज करंट इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज इन इक्वेशन 3। मैं एक काम करता हूँ, वोल्टेज की वैल्यू एंड चार्ज की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में लिख के देखता हूँ, एनर्जी कितनी आएगी देखते हैं। सो वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर इंटू चार्ज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है, तो ये आएगा आई स्क्वायर आर टी। विदाउट अप्लाइंग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैंने आपको सिंपल इसमें निकाल के दिया है। एनर्जी कितनी आती है, आई स्क्वायर आर टी। लर्न करना है आपको ये वैल्यू, ये फॉर्मूला E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस एनर्जी कैन बी रिटर्न इन डिफरेंट फॉर्म्स in terms of different quantities. Let's check it out. देखो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, I इंटू आई आर इंटू टी। ठीक है, सो I इंटू आई आर क्यों लिखा है मैंने, आई नो दैट आई आर इज नथिंग बट V। मीन्स अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता तो एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला आता है, वी आई टी। ठीक है, याद रहेगा ये। VIT भी लिख सकते हैं हम। अब देखो I को मैं V बाय आर भी लिख सकता हूँ। यहाँ से I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। ज़रा इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो या फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखो, एक और फॉर्मूला मिलेगा हमें। V इक्वल्स टू आई आर है, I इक्वल्स टू V बाय आर। रख देते हैं ज़रा इस फॉर्मूला में, एनर्जी इक्वल्स टू V इंटू वी बाय आर इंटू टी। तो एनर्जी के लिए और एक फॉर्मूला कौन सा आया है, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तीन फॉर्मूलेज एनर्जी के अब तक हमने बताए हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। मैं एक ही लाइन में इन तीनों फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और VIT और V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। इतनी एनर्जी होती है, T इतने समय में इतनी एनर्जी लगती है। ठीक है, अब मुझे एनर्जी का यूनिट तो पता है, यूनिट होता है जूल। बट वोल्टेज की टर्म्स में भी हम एक यूनिट बता सकते हैं। वोल्टेज की टर्म्स में कैसे यूनिट होगा, देखो ये होगा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड, ये आया यूनिट, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड। बट वोल्ट इंटू एम्पियर इट इज नथिंग बट अनदर यूनिट, वैट, पावर का यूनिट होता है, इंटू सेकंड। तो ये सारे यूनिट्स मैंने आपको समझा के दिए फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट याद रहेगा, द पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लिख लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट हमने देख लिया। सेकंड जो हमें कंसेप्ट देखना है, इट इज इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टाइम for maintaining current in the circuit। ठीक है, तो इफ सपोज सर्किट हमें गिवन है, उसमें से कुछ करंट मेंटेन करना है, तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम लगेगा वही इलेक्ट्रिकल पावर होता है। तो पहले मैं एनर्जी के फॉर्मूले U और E से लिख लेता हूँ। अभी मैंने लिख के दिए थे ना, आई स्क्वायर आर टी और VIT और V स्क्वायर बाय आर टी, ये मैंने लिख के दिया था।
तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर की बेसिक डेफिनेशन। चलो फिर देखते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं इस सारे इक्वेशन को, u बाई टी दैट इज आई स्क्वायर आर वी आई और v स्क्वायर बाय आर। ये आए हैं पावर के लिए फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले सारे। एंड मैंने प्रूव भी करके दिए बेसिक से सारे फॉर्मूले, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बता रहा हूँ, हर एक फॉर्मूला धीरे धीरे प्रूव होते जा रहा है, याद भी रहता है। आई स्क्वायर आर वी आई वी स्क्वायर बाय आर, 3 फॉर्मूला है, ठीक है। अब जरा इनके यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं। यूनिट्स वोल्टेज, वोल्ट इनटू एम्पियर, ये यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर, ये लिख सकता हूं मैं। वोल्ट इनटू एम्पियर इज नथिंग बट वैट, ठीक है। एंड मैं 1 वैट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? 1 वैट, देखो आप घर में बल्ब लाते हो खरीद के, वैट में ही लाते हो ना कुछ, तो देखो 1 वैट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन सर्किट, ठीक है, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है सर्किट से अगेंस्ट अ 1 वोल्ट बैटरी, देन पावर इज 1 वैट। 1 वैट पावर कब होती है? 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के अगेंस्ट अगर फ्लो हो रहा है तो। रहेगा इतना याद? तो ये थे यूनिट्स। अब देखो आगे चल के थोड़े लार्जर यूनिट्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कभी थर्मल पावर प्लांट्स या इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स देखे होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इतने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, मेगावाट रहता है ना, तो किलोवाट, मेगावाट, ये और यूनिट्स होते हैं, लार्जर यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻³ वैट, ये एक यूनिट है किलोवाट। और कौन सा यूनिट बताया मैंने? मेगावाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वैट। गीगा भी रहता है, वो SI प्रीफिक्सेस होते ही, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो के ऊपर मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हो गया लार्जर यूनिट्स। इन लार्जर यूनिट्स के बाद और एक आगे पॉइंट होता है कमर्शियल यूनिट। ये होता है हॉर्स पावर। कमर्शियल यूनिट कौन सा है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वैट। ये मीन्स ज़्यादातर जो हम मोटर्स लेके आते हैं, इंजन्स होते हैं, हॉर्स पावर में उनकी ताकत मेजर की जाती है, या फिर उनकी पावर हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। एंड 1 HP की वैल्यू 746 वैट होती है। तो ये सेकंड पॉइंट याद रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर का, तो अच्छे से इसे लिख लेना किताब में। देखो थर्ड जो पॉइंट हमें चेक करना है, इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ सपोज मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर दूं रेजिस्टेंस, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ करंट, करंट की वजह से एनर्जी इन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इंक्रीज होगी इसकी एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। बाय रेजिस्टर, ऐसे होता है। तो ये इफेक्ट होता है।
तो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं बट उसके वजह से हीटिंग इफेक्ट हमें मिल रहा है। एंड ये कितना इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो इफ वोल्टेज ऑफ बैटरी इज V, करंट I इज फ्लोइंग और चार्ज Q इज फ्लोइंग फॉर टाइम T, Q चार्ज T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। नाउ वर्क डन, और अब ये हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी देखो जरा, ये होगी I² R इंटू T, ठीक है, और VIT और V²/R इंटू T, ये होगी हीट प्रोड्यूस। जितनी एनर्जी की वैल्यू थी वैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी हीट लॉस होगी। सो I²RT VIT V²/R इंटू T। अब ये सारे आंसर जूल्स में होंगे, ठीक है। बट अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I²RT अपॉन 4.2 का एक फैक्टर लिखना है। 4.18 होता है पर हम नियरली 4.2 लिखते हैं, ये इतने, और VIT/4.2 और V²/R 4.2 इंटू R इंटू T, इतनी कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी और हीट देखो, हीट मेजर करते हैं जूल में और कैलोरीज में, ज़्यादातर कैलोरीज में करते हैं, इसकी वजह से कैलोरी लिख दिया। किसी किताब में J से भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मिल सकता है, वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मीन्स मैकेनिकल में 1 जूल है तो वही हीट में कितनी कैलोरीज होगी, ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो याद रहेगा आपको ये। तो ये सिंपल पॉइंट्स है। इन्हीं सारे रिलेशंस को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ये सारे जो रिलेशंस हैं, दीज आर नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी इसका एक नाम रहता है, ठीक है। रहेगा इतना याद, तो ये फिर लिख लो अच्छे से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ आज के इन टॉपिक्स के ऊपर। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। 3 ओहम, 6 ओहम, 3 ओहम, 5 ओहम, इनका मैंने ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लिया है एंड 20 वोल्ट के बैटरी को लगा दिया। आपको पूछा है फाइंड हीट जनरेटेड across each resistance in 2 सेकंड। 2 सेकंड में इन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये हमें ढूंढना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक सर्किट इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस 6 एंड 3, तो ये पैरेलल में है तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट ऐसे होता है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और you can also calculate R equivalent by formula 1/R equivalent equals to 1/R1 plus 1/R2। तो ये हो जाएगा 18/9, सो 9 2 जा। तो इस ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा कुछ, 3 ओहम, 2 ओहम, 5 ओहम एंड यहाँ पे 20 वोल्ट बैटरी, ठीक है। सो अब देखो करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू वोल्टेज ऑन R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है देखो 20 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 + 2 + 5 क्योंकि सीरीज में है। सो ये हो जाएगा 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। अब देखो ज़रा, अगर मैं इस 2 ओहम के एंड पॉइंट्स ले लूँ जो कि ये 2 पॉइंट्स हैं,
लेट से ए एंड बी, ये ए एंड बी पॉइंट यही तो है, इनके बीच में सिर्फ मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया था। अगर मैं इनके बीच का वोल्टेज निकालना चाहूँ, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज नथिंग बट आई इंटू आर, बट आर बिटवीन ए बी, तो आई की वैल्यू आई है 2 इंटू आर की वैल्यू है आई है 2, दैट इज 4 वोल्ट। सो 4 वोल्ट इज वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो सारी वैल्यूज अभी आ गई है। चलो फिर एक एक निकाल लेते हैं। पहला, पावर अक्रॉस दिस 3 ओहम रेजिस्टेंस, तो मैंने करंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस पता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, हमें हीट निकालनी है, तो हीट ऐसे होगी आई स्क्वायर आर इंटू टी। पावर निकालते तो सिर्फ आई स्क्वायर आर, हीट निकालनी है तो टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आई की वैल्यू दैट इज 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 3 इंटू टाइम 2, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 6, 24 जूल। ठीक है, हीट थ्रू 3 ओहम। एंड यू कैन कन्वर्ट दिस जूल इंटू कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस गिवन टू यू। अगर आपको ऑप्शंस कैलोरीज के अंदर दिए हैं चारों, तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर 6 ओहम के अक्रॉस हमें हीट निकालनी है, तो हीट अक्रॉस 6 ओहम, अभी करंट डिवीजन से करंट निकालो और एक काम करो V स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वोल्टेज पता है ना इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, तो V स्क्वायर बाय आर, तो वोल्टेज मैंने अभी निकाल लिया था 4 स्क्वायर बाय 6, ऐसा भी कर सकते हो। और करंट निकालो एक एक में से एंड फिर आई स्क्वायर आर लगाओ, दोनों मेथड सेम ही है क्योंकि 3 फॉर्मूले है ना, कोई भी मेथड लगा लो। तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी लगा देता हूँ मैं, तो 4 स्क्वायर बाय 6 इंटू टी, 4 का स्क्वायर 16 इंटू टाइम की वैल्यू 2 बाय 6, तो 2 3 हो जाएगा ये 16 बाय 3 जूल। ये आगे हीट थ्रू 6 ओहम। ठीक है, ये हमने सेकंड कर लिया। थर्ड वाला पॉइंट, हीट जनरेटेड अक्रॉस 3 ओहम, इट इज नथिंग बट V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। V स्क्वायर की वैल्यू, वोल्टेज कितना है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 4 वोल्ट, तो 4 स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस 3 इंटू टाइम है 2 सेकंड, तो 16 इंटू 2 बाई 3 डेट इज 32 बाय 3। ये आएगी हीट अक्रॉस 3 ओहम। ये हो गया तीसरा। अब आखिरी 5 ओहम बचा है, तो 5 ओहम में से तो डायरेक्टली करंट आ ही जा रहा है, तो देखो फिर अब कैसे होगा। फोर्थ पॉइंट, हीट थ्रू 5 ओहम, वापस आई स्क्वायर आर टी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चारों जगह आई स्क्वायर आर टी लगाते तो सही रहता, सिर्फ आपको करंट थ्रू 6 ओहम 3 ओहम अलग अलग निकालना होता फिर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, और V स्क्वायर बाय आर तो बेस्ट है, सब जगह लग रहा है। ठीक है, तो H थ्रू 5 ओहम आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, वापस ये मिला के करंट उतना ही 2 एम्पियर ही फ्लो होगा, सिर्फ यहाँ पे ब्रांचेस की वजह से अलग हुआ था, वापस कंबाइंड होके 2 ओहम आ 2 एम्पियर आ गया, तो 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 5 इंटू टाइम 2, तो 4 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 10, और आई कैन से दैट 40 जूल हीट अक्रॉस 5। तो ऐसे सिंपल है, इजीली निकाल सकते हो आप, आ जाएंगे सिर्फ फिर आपको ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से लिख लेना एंड खुद होके और किताब में से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना।